Hello everyone, this is Mr. Shan with you, a business and economic expert, a qualified educationist and a corporate trainer. Welcome to my channel. आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं Why is Pakistan struggling to achieve price stability as its macroeconomic objective? वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। पाकिस्तान प्राइस स्टेबिलिटी क्यों नहीं हासिल कर पा रहा? क्योंकि हर कंट्री का एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ। मैंने इसको नाम दिया हुआ है पाकी इकोनॉमिक्स का, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम डिस्कस करेंगे एकेडमिकली। तो टॉपिक है हमारा पाकिस्तान प्राइस स्टेबिलिटी क्यों नहीं हासिल कर पा रहा। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी होती क्या है। मैं ज़रा यहाँ से अपना हाईलाइटर ले लूँ। या अच्छा जी, प्राइस स्टेबिलिटी किसे कहते हैं? देखो, वर्ड है यहाँ पे, फोकस वर्ड है स्टेबिलिटी। हम ये समझते होंगे कि प्राइसेस का कम होना। मैं एक बात बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स इतने भी इंटरनेशनल होते हैं कि जब क्वेश्चन आता है प्राइस स्टेबिलिटी का तो वो लिखते हैं प्राइसेस का कम होना। प्राइसेस का कम होना डिफ्लेशन होता है, उसको स्टेबिलिटी नहीं कहते, बढ़ना इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ये गौर से रीड करो। इन तमाम लेक्चर्स को, जितने भी पाकिस्तान बेस्ड लेक्चर्स बन रहे हैं, ये जो पूरी सीरीज है, इसके लिए मैंने हाईली वैलिड रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन उठाई है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, दुनिया के दीगर हाईली वैल्यूएबल रिसोर्सेज जहाँ की इंफॉर्मेशन क्रेडिबल होती है, वहाँ से उठा के इन लेक्चर्स को मैंने डिज़ाइन किया है। बहुत फ़ायदेमंद लेक्चर होने वाले हैं। प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड अवॉइडिंग एक्सेसिव प्राइस फ्लक्चुएशंस। मतलब क्या है? प्राइस आज किसी चीज़ की 100 रुपए है, कल आप सामान लेने जाते हैं 140 रुपए। ओ भाई, क्या हो गया? कल तो 100 रुपए थी, आज बढ़ गई। अच्छा भाई, आप परसों पहुंचे 160 रुपए। ये जो इन्फ्लेशन इस तरह से प्राइसेस मूव करती हैं ना, ये कंट्रोलेबल इन्फ्लेशन नहीं है। देखो, स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि प्राइसेस बढ़ें, पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ रही हैं, डिफ्लेशन की शादो नाज़िर ही आपको कहीं पे एग्जांपल मिलती है, वरना सिर्फ इन्फ्लेशन आता है। लेकिन एक स्टेबल इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि प्रिडिक्टेड इन्फ्लेशन हो, प्राइस थोड़ी 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 इंक्रीज हो और अननोन तरीके से इंक्रीज हो। गल्फ की भी कुछ कंट्रीज के अंदर टैक्स इम्पोजिशन के बाद प्राइसेस एकदम से इन्फ्लेट हुई, लेकिन उसके बाद वो स्टेबल हो गई। उसके बाद हर चीज़ हर जगह, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक या पेट्रोल है, जो भी, वो प्राइस एक जगह पे जाके स्टेबल हो गई और अब बहुत सोरी स्लो, उसको कहते हैं स्टील्ड इन्फ्लेशन, बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा सा बढ़ रहा है। सो प्राइस स्टेबिलिटी मींस कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, एंड अवॉइडिंग एक्सेसिव प्राइस फ्लक्चुएशंस। इट इंश्योर्स सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर हमारे किसी भी कंट्री में प्राइसेस स्टेबल हैं, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, इसके लिए अलग से सारे लेक्चर्स हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर पूरा लेक्चर है। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा एक एक बात को बार बार बताने में। मुझे व्यूज़ खींचने का, टाइम गेन करने का कोई शौक नहीं है। इट इनकरेजेस सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल, ये ज़रा देखना गौर से। इट इनकरेजेस सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो वर्ड है ना, मुझे ये पेन ले लेना चाहिए इज्जत के साथ। यस, ये जो वर्ड है ना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी ग्रो करेगी। देखो, इकोनॉमिक्स इकोनॉमीज जो हैं वो फेक ग्रो भी कर जाती हैं, फेक इन्फ्लेट भी कर दी जाती हैं। दुनिया जहान के अंदर ऐसा होता है। लेकिन सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि इकोनॉमी ग्रो करे सस्टेनेबल तरीके से, कि धड़ करके गिर ना जाए। ऐसा ना हो कि एक हुकूमत गई, धड़ मुंह के ऊपर इकोनॉमी गिर गई। दूसरी हुकूमत है, उन्होंने कहा अब हमने फिर संभाल लिया, वो गई, धड़ फिर मुंह के ऊपर गिर गई। ऐसा ना हो। सस्टेनेबल ग्रोथ हो, बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, थोड़ी 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 थोड़ी। सो ये प्राइस स्टेबिलिटी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को दिख करती है। प्रोटेक्ट्स परचेजिंग पावर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी अगर एक कंट्री में प्राइसेस स्टेबल हैं तो एक तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, दूसरा परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट होगी। जो बायर है, जो परचेजर है, उसको पता है कि मेरी जेब में इस वक्त कितना पैसा है और इस पैसे की वैल्यू क्या है। मैं क्या कुछ खरीद सकता हूँ, कल भी ये खरीद सकूंगा, परसों भी खरीद सकूंगा, एक हफ्ते बाद भी खरीद सकूंगा। लेकिन अगर उसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया तो खत्म हो गया कहानी।
तो फिर उसकी परचेजिंग पावर कम होना शुरू हो जाएगी अगर मुस्तकिल इन्फ्लेशन हो रही है। ऐसी सूरत में क्या वो इन्वेस्ट करेगा अपनी कंट्री में? नहीं करेगा। एंड प्रिवेंट्स इकोनॉमिक क्राइसिस, प्राइस की स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है और वो आपसे पूछते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी की वजह से क्या बेनिफिट्स एक इकोनॉमी को होते हैं, 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, प्राइस स्टेबिलिटी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है। प्राइस स्टेबिलिटी परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करती है। एंड प्राइस स्टेबिलिटी इकोनॉमिक क्राइसिस को प्रिवेंट करती है। अब ये जितनी मैंने बक की है, आप इसको अपने अल्फाज में अगर लिखने के काबिल हैं तो ये 20 नंबर का सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलें, अब वो व्हाई इज प्राइस स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट, इसको हमने बात किया। इट हेल्प्स फ्यूचर प्लान। अच्छा, ये देखो, प्राइस स्टेबिलिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइस स्टेबिलिटी की बेस पे बिजनेसेस फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। उनको ये पता होता है कि भाई इस कंट्री में प्राइसेस स्टेबल हैं, प्राइसेस मूव नहीं कर रही, फ्लक्चुएट नहीं कर रही, हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। 5 साल 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और हमें पता है कि अगर यहाँ इन्फ्लेशन आएगा तो हर साल 5%, 3%, 6% इन्फ्लेशन आता है, तो अपनी कॉस्टिंग उसी हिसाब से लगाएंगे। लेकिन अगर एक कंट्री में हर हफ्ते, हर महीने वीकली इन्फ्लेशन रिपोर्ट पब्लिश की जाए और उसमें बताया जाए कि इस वीक 14% इन्फ्लेशन था, इस वीक 30% इन्फ्लेशन रहा, इस वीक का 37% इन्फ्लेशन पहुंच गया, तो सर वहां पे फिर बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं करते और कोई बिजनेस भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता। इसलिए आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान में जितने बिल्डर्स हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितने प्लेयर्स हैं बिजनेस मार्केट के, वो सब शॉर्ट टर्म खेलते हैं, लॉन्ग टर्म कोई नहीं खेलता। वो कहते हैं यार ये हाउसिंग सोसाइटी में लो, इसको बनाओ, बेचो, अपना पैसा पकड़ो, निकलो। कोई लॉन्ग टर्म प्लान पे नहीं जाता। उसकी वजह एक ये भी है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट रहता है, दूसरा इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं होती, और तीसरा प्राइसेस हमारे यहाँ स्टेबल नहीं होते। अच्छा, इट प्रोटेक्ट्स प्राइस स्टेबिलिटी, प्रोटेक्ट्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्ट एंड मेंटेन्स इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस आता है अगर प्राइसेस एक कंट्री में स्टेबल हैं तो। दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, या प्राइसेस स्टेबल हैं, लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लोग पैसा बचा के इकोनॉमी में लगाएंगे। लेकिन अगर प्राइसेस स्टेबल नहीं है तो ना लोग पैसा निकालेंगे ना लगाएंगे। ये बात मैंने इससे पहले भी समझाई है कि कोई भी गवर्नमेंट कामयाब उस वक्त होती है जबकि वो ऐसे प्लान्स और पॉलिसीज लेके आए कि लोग खुशी से अपनी जेब से पैसा निकाल के इन्वेस्ट करें इकोनॉमी में। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है पाकिस्तान स्ट्रगल्स विद प्राइस स्टेबिलिटी। पाकिस्तान प्राइस स्टेबिलिटी के मामले पे अभी से नहीं, यानी मैंने जब से होश संभाला, फर्स्ट ईयर में जब पहली मर्तबा मैंने कॉमर्स पढ़ी थी, आज से पता नहीं कितने साल पहले की बात है, 2000 या 2001 की बात है गालिबन, तो ये पता नहीं कितना टाइम हो गया उसको, 20-24 साल हो गए। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी ना, उस वक्त हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत है, इसको कंट्रोल करने के लिए नई फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी लाई जा रही है। तो इसका मतलब ये है, और आज तक हम देख रहे हैं कि रुपए की वैल्यू गिर रही है, डिवैल्यू हो रहा है। हर बार नई फिस्कल पॉलिसी आती है, नई मॉनेटरी पॉलिसी आती है, सारी फेल हो रही हैं। नया इंटरेस्ट रेट लाते हैं, फेल हो जाता है। नई मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है, बैंक्स को मैनेज किया जाएगा, फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? अब ये क्यों हो रहा है, पाकिस्तान प्राइस स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं जा रहा, ये अब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। चलें, प्राइस स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर हाई रही है, परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन है। अच्छा, इन्फ्लेशन रिमेन्स एज अ मेजर कंसर्न एज ऑफ मार्च 2024 का इन्फ्लेशन मैंने उठाया हुआ है। ये सारा डेटा मैंने कहाँ से उठाया था? ये आईएमएफ से उठाया हुआ, आईएमएफ की 2024 की जो रिलीज है उसमें से निकाला है। एज ऑफ मार्च 2024 पाकिस्तान इन्फ्लेशन रेट रिकॉर्ड, यानी ये ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड किया गया है इन्फ्लेशन, वो 20% है 1 ईयर में, डॉक्यूमेंटेड। अनडॉक्यूमेंटेड तो कई उससे भी ज़्यादा होता है। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चले जाएं उनकी वेबसाइट पे और आप वीकली रिलीज पढ़ लें तो आपको वहाँ अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना % इन्फ्लेशन हमारे यहाँ हर वीक आ जाता है। ये वो इन्फ्लेशन है जो रिकॉर्डेड है, जो डॉक्यूमेंटेड है। एक अनरिकॉर्डेड इन्फ्लेशन है। अनरिकॉर्डेड इन्फ्लेशन का मतलब ये है जिसका जहाँ से हाथ पड़ा वो वहाँ से मार रहा है। यानी आप बाजार में जाएं, 2 ठेले वाले खड़े में सेम फल दे रहे हैं, एक की प्राइस कुछ, एक की प्राइस कुछ, आमने सामने बेकरियां हैं। आप अंडे का क्रेट इससे लें, अंडे का क्रेट उससे लें, 50 रुपए का डिफरेंस होगा, नहीं 100 रुपए का डिफरेंस होगा।
वही शहर है, यानी कराची शहर की मैं आपको मिसाल, वही शहर है, आप नाज़िमाबाद में अंडे का क्रेट खरीदें और आप गुलशन में जाके अंडे का क्रेट खरीदें और आप डिफेंस में जाके अंडे का क्रेट खरीदें, सर आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा। आप बोलोगे यार ये तो बड़ा सस्ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये है अननोन इन्फ्लेशन, अनरिकॉर्डेड इन्फ्लेशन, जो खामोशी से चल रहा है। तो आईएमएफ के मुताबिक मार्च 2024 तक पाकिस्तान में 20% इन्फ्लेशन था। अच्छा, फूड इन्फ्लेशन 16.8%। इसका मतलब क्या है? यानी मैं एक चीज़ आज 100 रुपए की ले रहा हूँ, जब इन्फ्लेशन आया तो ये 116 रुपए की हो गई। ओवरऑल इन्फ्लेशन 20% रहा। फूड इन्फ्लेशन, खाने की चीज़ों का 16.8% रहा, व्हाइल कोर इन्फ्लेशन रिमेन्ड एट 15.5%। ये बहुत होता है इन्फ्लेशन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ केप्ट द पॉलिसी रेट 22% टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिसी रिलीज़ करता है, उसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक पॉलिसी जो इसको आप सर्च कर लीजिएगा थोड़ा-सा, कि बैंक है जो स्टेट बैंक होता है कंट्री का, जो सेंट्रल बैंक होता है, उसकी पॉलिसी रिलीज़ में क्या-क्या हेड्स होते हैं। जिसमें उनका इंटरेस्ट रेट भी होता है, उसके अंदर उनकी पॉलिसी मेकिंग होती है, उसके अंदर उनके जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस होते हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने कोशिश किया कि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करें अंडर 22% लाके। डिस्पाइट दीज़ एफर्ट्स इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड रिमेन हाई। ये बहुत हाई रहा, ये नहीं काम कर सका, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द इकोनॉमी। कैसे? नंबर 1, इट रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखो, पैसा पहले आ नहीं रहा, परचेजिंग पावर हाथ से चली गई है, ऊपर से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे बढ़ गई? मेरे घर का बिजली का बिल 50,000 रुपये आता था, ठीक है, 85,000 रुपये आ गया, एसी भी नहीं चलाया। अबे भाई ये कैसे आ गया? क्या कर दिया? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई, स्कूल की फीस बढ़ गई, पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, खाने का खर्चा बढ़ गया, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। सवाल ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग तो इंक्रीज हो रही है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रहा है? नहीं, वो खराब होता चला जाता है, क्योंकि परचेजिंग पावर हाथ में नहीं है, लोगों की इनकम नहीं इंक्रीज हो रही। इट स्लोज डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी आपके इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन होती है। अगला लेक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ पे बनेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे स्लो डाउन होती है? इन्फ्लेशन की वजह से लोग पैसा नहीं निकाल रहे, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो। अब सुनो गौर से, इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर गिरी, परचेजिंग पावर की वजह से लोग पैसा नहीं निकाले तो मार्केट के अंदर पैसा नहीं जा रहा, मार्केट में पैसा नहीं जा रहा तो लोग चीज़ें नहीं खरीद रहे, तो मार्केट के अंदर जो फ्लो ऑफ मनी है वो एक्टिवली नहीं हो पा रहा, बैंक्स के अंदर पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा। जब बैंक्स में पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा तो स्टेट बैंक को नहीं मिल पा रहा, स्टेट बैंक को नहीं मिल पा रहा तो गवर्नमेंट उसके ऊपर अपने एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पा रही। जब पूरा नहीं कर पा रही, सवाल यहाँ ये है कि लोगों की परचेजिंग पावर क्यों गिरी थी? क्योंकि कारखाने नहीं चल पा रहे, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रही। वो इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रही क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग पावर क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। समझ आई बात? रिलेशनशिप समझ आया? बड़े-बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही इनके अंदर रिलेशनशिप्स बना के अपना आंसर लिखा जाता है। चलें जी। अच्छा, इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी फॉर द बिज़नेसेस एंड इन्वेस्टर्स। बिल्कुल, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ड्राइविंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से हम प्राइस को स्टेबल भी नहीं रख पा रहे। सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, वो है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस यानी पाकिस्तान heavily depends on the imports of essential goods like food, energy, and industrial raw material. Global supply chain issues, currency depreciation, and trade restrictions have led to the higher cost. सबसे पहला मसला, मैं एक लेदर के बीच में मैंने कुछ अर्सा पहले लेदर का काम भी किया था। हमने एक्सपोर्ट की थी लेदर की चीज़ें, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से जो लेदर बनता है वो इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर पाता, तो हम उसके रेगुलेशंस को पहले तो मीट नहीं कर सके एंड सो ऑन, तो फिर मैंने उस बिज़नेस को स्टॉप कर दिया। लेदर बेल्ट्स एंड लेदर वॉलेट्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे हम, ठीक है। सो अब सवाल यहाँ ये है कि जब मैं लेदर के मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठा, उन लोगों के साथ बैठा जो लेदर के बड़े-बड़े जायंट्स हैं, उन्होंने बताया कि सर हमारे यहाँ ए टू ज़ी जो केमिकल लेदर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, वो 100% इम्पोर्ट होता है। बनता ही नहीं है पाकिस्तान में, बाहर से आता है। अगर जो पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरर बना भी रहा है ना, तो वो उस क्वालिटी के 10% को भी मैच नहीं कर पाता। वो उल्टा ख़राब कर देता है लेदर को। आपको अगर लेदर एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का लेदर,
तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आपका लेदर वैसा हो सके जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट में रिक्वायर्ड है। अब होता ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं। जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स बैन की। उन इंपोर्ट्स के अंदर ये भी बैन हो गया, लेदर का आपका केमिकल भी बैन हो गया। अब पूरा क्या हुआ, इंडस्ट्री पे बुरी तरह से इफेक्ट आया। लेदर तो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंडस्ट्री आपकी कोलैप्स करना शुरू की। यही तो है सारा मसला, यही तो सारा मसला बढ़ा रहा हूँ मैं। क्या है ये देखो, पाकिस्तान हेवीली डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट्स, एसेंशियल गुड्स लाइक फूड, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल बाहर से हमारा आ रहा है, पैसा है नहीं हमारे पास। अब क्यों, जो चीज़ हम बाहर से खरीद रहे हैं, जो चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं, सर उसके लिए हम डॉलर दे रहे हैं। अब डॉलर हमारे पास रिजर्व में हो, उसके लिए हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। वो एक्सपोर्ट जब हमारी इंक्रीज होगी तो हम डॉलर दे सकेंगे ना, तो कुछ खरीद सकेंगे ना। अब मसला यहाँ ये आ रहा है कि ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं। वो डिस्ट्रप्शंस कंट्री के पाकिस्तान के हाथ से बाहर है, जिस वजह से अचानक से आपका रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। उस डिस्टर्ब सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए आपके पास पीछे इतना रिजर्व भी नहीं होता कि अगर आपका लीन टाइम में डिफरेंस पड़ जाए तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ समझा रहा हूँ मैं, आ रही समझ में आपको बात। दूसरी चीज़ है जी, एनर्जी प्राइसेस हाइक। समझ आ रही ना? अच्छा, ये तो समझ ही गए होगे क्या मसला है। सबके घरों का मसला, बिजली का बिल आता है तो सबको हार्ट अटैक पड़ता है। Fuel and electricity prices have increased supply sharply due to the reduction in the government subsidies, fluctuations in the global oil prices, higher energy costs increase production cost of the business, which leads to cost push inflation. अब दूसरा जो मसला है पाकिस्तान का, जो प्राइस स्टेबिलिटी हमारे यहाँ नहीं आ पा रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोलेबल नहीं है, वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। ये मैं जितनी आपसे पढ़ी लिखी बातें कर रहा हूँ, मैं बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि बड़े सारे हलकों में मेरा उठना बैठना हुआ है, मैंने ऐसी पढ़ी लिखी बातें सुनी नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह एक मामूली सा इकोनॉमिस्ट हूँ। तो मैं जानता हूँ इन चीज़ों को बड़ी डेप्थ में कि एक कंट्री कैसे रन होती है, कंट्री कैसे चलती है। MIT से मैंने कोर्स किया हुआ है, मास्टर्स भी मेरा दूसरा इकोनॉमिक्स के अंदर है, थीसिस गाइड करता हूँ, तो कोई मजाक तो है नहीं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, एनर्जी प्राइसेस पाकिस्तान में, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल बढ़ रहा है। हर वक्त आप देखते हैं जो गवर्नमेंट इन पोजीशन होती है और जो ऑपोजिशन होती है, वो ऑपोजिशन गवर्नमेंट के कपड़े उतारती है। वो बताती है जी इंटरनेशनल मार्केट में इतने का पेट्रोल चल रहा है, मुल्क में इतने का दिया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में इतने का पेट्रोल है, मुल्क में इतने का दिया। तो हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, कम नहीं होती। बढ़ती है 10 रुपये, कम होती है 1.5 रुपये, 1 रुपया, आधा रुपया, 8 आने। ठीक है, सवाल, पेट्रोल महंगा है, बिजली हमारे यहाँ महंगी है। जब उस बिजली महंगी होने की वजह से प्रोडक्शन करनी पड़ती है तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे, एक तो बिजली आ रही है जो कारखानों में, वो बहुत महंगी है। दूसरा ये कि बिजली आ नहीं रही, नहीं आ रही तो उनको जनरेटर इस्तेमाल करने पड़ते हैं कारखाने चलाने के लिए। जनरेटर के लिए पेट्रोल खरीदना है, पेट्रोल एक्सपेंसिव है। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग, जो मैन्युफैक्चरर है वो कम प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच सकता। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि सप्लाई साइड के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं, उनकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो फाइनल गुड है मार्केट में, उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ आई बात? चलो, अगली चीज है करेंसी डिप्रिसिएशन। ये तो मैं जब से देखता आ रहा हूँ, जब दाढ़ी फूटी भी नहीं थी, और अब सफ़ेद हो गई काफ़ी हद तक, आप देख सकते हैं। डिप्रिसिएशन हम देखते आ रहे हैं, वो क्या है? पाकिस्तानी रुपी हैज़ depreciated significantly reaching to 280 पर USD। ये मार्च 2025 में हम तकरीबन 276 270 या कुछ कुछ जगहों के ऊपर अगर आप डॉलर ख़रीदें, मुझे भी ट्रैवल करना था तो मैंने कुछ डॉलर्स लिए थे, कोई 700-800 डॉलर लिए थे, तो 280 के हिसाब से उन्होंने मार्केट में लिया वो डॉलर। उन्होंने कहा आप 900 डॉलर से ऊपर भी नहीं ले सकते, क्योंकि जनाब वो FBR का इशू है और आप नहीं ले सकते। तो मुझे इनिशियली चाहिए था, मैंने कहा ठीक है, 600-700 डॉलर जो भी था, 700 डॉलर मेरे ख्याल लिए थे, वो दे देना। 280 के हिसाब से हमें डॉलर मिला। ये डॉलर 300 समथिंग के ऊपर भी पहुंचा था, अगर आपको याद हो, 2000
2023 के एंड में या मिड में तो 300 क्रॉस किया हुआ था डॉलर, ठीक है। वीकर करेंसी मेक्स इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव, इंक्रीजिंग ओवरऑल इन्फ्लेशन। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उठाया, देखो ये सारा ये डाटा है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उठाया था मैंने। देखो गौर से समझो, एक चीज़ मैंने इंपोर्ट करनी है बाहर से, ये मोबाइल आ रहे हैं सारे बाहर से आ रहा है पाकिस्तान में, जैसे सैमसंग का है, एप्पल का है, बाहर से मोबाइल आ रहा है, मोबाइल तो चाहिए, ठीक है। ये मोबाइल इंपोर्ट हो रहा है, आपने इस मोबाइल का की डीलिंग कर ली कि जी हम आपको पेमेंट करेंगे $20,000, $20,000 के मोबाइल्स आपने इंपोर्ट करने हैं। $20,000 ऑब्वियसली आपने रुपए के अंदर उसकी कैलकुलेशन लगाई, आपको पता चला कि भाई ये तकरीबन 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए बनते हैं जो मुझे उनको देने हैं कंपनी को। सुबह आपको पता चलता है कि एकदम से रुपए की कदर गिर गई और डॉलर महंगा हो गया। अब ये जो 2 करोड़ की अमाउंट थी जो आपने उनको देनी थी मिसाल के तौर पे, ये 2 करोड़ की अमाउंट एकदम से एक्सीड मारती है और ये जाके पहुंचते हैं 2 करोड़ 40 लाख रुपए पे। आपकी एकदम से कॉस्ट इंक्रीज हुई, क्यों? आपको 40 लाख रुपए का बेकार में फटका पड़ा, बेकार में फटका पड़ा आपको, क्यों? क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएट होगी। तो जो ये हाईली वॉलेटाइल करेंसीज होती है ना, इनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। इनकी इंपोर्ट्स स्टेबल नहीं हो पाती, इनके जितनी भी बैरूनी मुल्क ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो स्टेबल नहीं हो पाते। इसलिए चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, वो डील नहीं करता उन कंट्रीज के साथ जहाँ पे प्राइसेस स्टेबल नहीं होती। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बड़ी वीक है, जिसकी वजह से हमारी प्राइसेस स्टेबल नहीं होती। तो देखते हैं क्यों वीक है। Limited transmission of policy rates. High interest rate should ideally reduce the borrowing and spending. However, many businesses and individuals in Pakistan rely on informal credit markets, which are less effective by state banks' policies. ये बड़ी चीज़ है। देखो, किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। मैं वैसे इंटरेस्ट रेट एज एन इकोनॉमिस्ट मैं इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने के फेवर में नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने के एडवांटेजेस कम हैं डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा। लेकिन एक कंट्री में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, उसकी वजह यह है कि बोरोइंग और स्पेंडिंग जो है ना मनी की, उसको कंट्रोल किया जाए। देखो वजह क्या है, मिसाल के तौर पे लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। जब चीज़ों की डिमांड इंक्रीज होगी तो उनकी प्राइस खुद ब खुद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन की तरफ चले जाता है। तो उसको गवर्नमेंट ये कहती है कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट का मतलब ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी बढ़ा दो, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो डिमांड खुद ब खुद स्टेबल हो जाएगी। सवाल यहाँ ये है कि पाकिस्तान में बेइंतहा इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट चलती है। अच्छा, ये इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट क्या होती है? देखो, इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट ये है कि ई के ऊपर पाकिस्तान में बहुत रेयर ट्रांजैक्शंस होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट, आपने पाकिस्तान में नाम सुना हो, वो सूदखोर लोग, सूदखोर लोग, वो सूदखोर कौमें भी होती हैं, सूदखोर लोग भी होते हैं। अच्छा, वो क्यों होते हैं? वो कुछ वो लोग हैं, इनको कहा जाता है, ये वो लोग होते हैं जो इंटरेस्ट पे कर्जा देते हैं। किस पे? इंटरेस्ट पे वो कर्जा दे देते हैं आपको। ये जो इंटरेस्ट पे इन्होंने कर्जा दिया है, ये किसी बैंक में नहीं लिखा हुआ होता, किसी ट्रांजैक्शन में नहीं होता। सिर्फ ये है कि अगर आपने वो कर्जा खाया या खाने की कोशिश की, तो उनके इतने ताल्लुकात होते हैं कि वो कर्जा आपसे निकलवा लेते हैं। वो कर्जा आपसे निकलवाना जानते हैं। अब ये इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट है, पूरी कौन कहाँ गया इंटरेस्ट रेट? जो इंटरेस्ट रेट जो जितनी मर्जी इंटरेस्ट रेट चार्ज करें, कोई इंटरेस्ट रेट लग रहा है इसमें? कुछ भी नहीं लगा। इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट। दूसरा, इनफॉर्मल मनी पाकिस्तान में चल रही है। वो कैसे चल रही है? मैं एक बैंक कह रहा हूँ, सॉरी, मैं एक होटल में गया खाना खाने, रेस्टोरेंट में। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप पेमेंट कार्ड से करेंगे या कैश से? मैंने कहा कार्ड से। कहने लगे सर अगर आप कैश से करते हैं तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे, और आप पे टैक्स भी अप्लाई नहीं होगा और सर्विस चार्जेस भी नहीं लगेंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और अगर मैं कार्ड से देता हूँ? कहने लगे सर आप पे आपको टैक्स भी देना होगा, जो जितना भी टैक्स है वो भी देना होगा, सर्विस चार्जेस भी देने होंगे, और एक और ही पता नहीं कौन सी पेमेंट, उन्होंने कहा ये भी आपको करनी पड़ेगी। मैंने कहा ये तो बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ये तो बड़ा बड़ी अमाउंट बन रही है। उन्होंने कहा सर ये तो है। मैंने कहा क्या करूँ? कहने लगे सर कैश में देना है। अब ये जो कैश में वो मुझसे पैसा मांग रहे हैं ना, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। बस जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप गए, आपने कहा 2 किलो कढ़ाई लगा दे भाई,
उसने 2 किलो की मुर्गी काटी, उठा के आपको कढ़ाई लगा के दे दी, या 2 मुर्गियाँ काटी, उसने कढ़ाई लगा के आपको दे दी, आपने कैश में पैसा दे दिया, जंगल में मोड़ना चाहा, किसने देखा? पता ही नहीं गवर्नमेंट को कि क्या ट्रांज़ैक्शन हुई भाई, ये पैसा कहाँ गया, कितना टैक्स मार लिया, कितना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनका तो खेल उल्टे हाथ का कि कैसे टैक्स बचाना है। तो इन्फॉर्मल मार्केट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, इसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती। कोई भी आप रॉकेट साइंस लगा लें ना, ये बेसिक चीज़ है। ई पे आप नहीं होंगे, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। The government often borrows directly from the central bank to cover the budget deficit. This increases the money supply in the economy, which fuels inflation instead of controlling it. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नमेंट को आय रोजगी, आप अभी जाके सर्च कर लें कि भाई रिसेंटली या पिछले साल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कितना कर्जा लिया। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने आ जाएंगे। ज़्यादा लिया, थोड़ा लिया, उसका फैसला आप कीजिएगा। लेकिन जब एक गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस पूरे करने होते हैं, यानी गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमारा 3000 अरब का बजट है और हमारी जो इनकम है वो सिर्फ 1500 अरब है। अब बाकी का जो 1500 अरब है साहब, ये हमें बैंक से उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपेंसेस तो पूरे करने हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी तो देनी है। जो हमने जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमारे, वो तो हमने पूरे करने हैं, और वो सारे के सारे किस में पूरे होते हैं? रुपए के अंदर पूरे होते हैं। डॉलर आपके पास बाहर से आ नहीं रहा, तो रुपए के अंदर आपको पूरे करने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर स्टेट बैंक के पास जाना पड़ता है। स्टेट बैंक से आप कहते हो, जो मदर ऑफ ऑल बैंक्स है, आप उसको कहते हैं कि जी हमें कर्जा दे दो। वो आपको कर्जा दे देते हैं, वो कर्जा सूद पे देते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट पे मजीद कर्जा चढ़ गया। अच्छा, अगर वो कर्जा ना दे पाया, तो फिर गवर्नमेंट जाती है प्राइवेट बैंक्स के पास, वो डबल सूद के ऊपर आपको पैसा देते हैं। यानी अगर स्टेट बैंक आपको 13% पे दे रहा है मिसाल के तौर पे, तो प्राइवेट बैंक आपको 35% के ऊपर रोक रहा है, 30% पे उठा के देगा वो आपको कर्जा, डबल के ऊपर दे रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बात बता दी पाकिस्तान डेफिसिट। अच्छा, ये इस वजह से भी क्योंकि गवर्नमेंट्स में हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर उठाते हैं और गवर्नमेंट्स रेवेन्यू कंटिन्यू करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है जब आप सूद के ऊपर कर्जा उतार रहे हैं तो वो उतारना भी तो है ना। उतारने के लिए क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है पीछे से। अच्छा जी, नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है। हम इस पे एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, इसमें हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी एक कंट्री का एक स्ट्रक्चर होता है ना, इसी में प्रॉब्लम्स हैं। डिस्पाइट बीइंग एन agricultural economy, Pakistan faces frequent food shortages due to poor farming technique, climate change effects, and weak supply chain management. पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। सिंध में हमारी अपनी ज़मीनें थी। मैं खुद जानता हूँ, ज़मींदार बहुत छोटे से हम रहे हैं, और हम जानते हैं कि प्रैक्टिसेस अभी थोड़ा अरसा पहले तक क्या थी। अभी मैं फ़िलहाल तो मैं इन नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। दुनिया में प्रैक्टिसेस जहाँ पहुँच गई हैं, हमने अभी वो पहली सीढ़ी पे भी पैर नहीं रखा। नंबर 1, आपने नाम सुना होगा अमेरिकन सुंडी। अमेरिकन सुंडी आ गई है, अमेरिकन सुंडी आ गई है, पाखी आ गई, उसको सिंध के अंदर पाखी भी कहते हैं जी, पाखी आ गई, उसको माखी कहते हैं, बड़ी वाली, वो जो पूरी-पूरी फसलें खा जाती। उसकी दवा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अभी तक नहीं है। उसकी दवा हमारी बनती ही नहीं मैन्युफैक्चर। अगर वो आ जाती है, तो उसके लिए हमें कुछ मुल्कों से राब्ता करना पड़ता है, जिसमें चाइना भी है। वो उसको कहते हैं, यार वो दवा दे दो भाई, हमें अपनी फसलों पे मारनी है। हमारे यहाँ ऑटोमेटेड प्लांटिंग सिस्टम अभी तक नहीं आया है, यानी कि ट्रैक्टर चल रहा हो और खप 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 प्लांटिंग हो रही है, नहीं। आज भी आप देखेंगे, चाहे पंजाब है या सिंध है, उसमें वही सिस्टम होता है। वो खुदाई होती है, ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर निकाल लेता है, उसके वो खुदाई लगा देता है, उसके बाद वही बीज लगाना पड़ता है, फिर लोग खुद ही वो जो कटाई कर रहे होते हैं, हाथ से हो रही होती है। तो अभी हम टेक्नोलॉजिकली बहुत पीछे हैं। हमारे पास वो फर्टिलाइजर्स नहीं है, हमारे पास वो क्या कहते हैं इसको, एक केमिकल होता है जो ज़मीन में डाल दिया जाता है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है वो फसल। हमारे पास अभी वो, हम उसके लिए रिलाई करते हैं बाहर। हमारी खाद बेचारी अपनी बनती है, मगर वो खाद जो अपनी खाद होती है ना, उसको बहुत लो क्वालिटी माना जाता है, वरना बाहर से खाद आती है, अमरीकी खाद कहते हैं। वो जो बाहर से आती है, अमेरिकन तो खैर नहीं होती, लेकिन उसको अमरीकी खाद कहते हैं। जो बाहर से आती है वो बड़ी ज़बरदस्त खाद होती है, बड़ी महंगी होती है, मगर वो खाद होती है। सो मसला ये है कि हम हैं तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, और एग्रीकल्चर हमारी यहाँ है। हमारा किसान आज भी पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे किसान को आज भी ज़मीन का नहीं पता, हमारे किसान को आज भी वो अपने आबाओ अजदाद वाले तरीके पे ही चल रहा है। तो फिर आप सोचें कि हमारी ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि नहीं है? जब यही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होगी, तो हमारी
हमारी प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्टिविटी वो तो ऑलरेडी बहुत नीचे है, और हमारी प्रोडक्शन इतनी होगी ही नहीं कि जिसकी वजह से हम दुनिया जहान के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी, अब हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा केमिकल लेदर के लिए बाहर से आता है सारा का सारा, सारी मशीनें, ये जो ज़मींदारी, ये जितनी जो ज़मीनों के लिए मशीन इस्तेमाल होती है बाहर से आती हैं। ट्रैक्टर यहाँ कहाँ से बनते हैं? पाकिस्तान में थोड़ी बनती। पाकिस्तान रिलाइज हेविली ऑन इम्पोर्ट्स फॉर एसेंशियल गुड्स लाइक ऑयल, खाने का ऑयल, सारा गाड़ियों का ऑयल बाहर से आता है। मशीनरी वन टू ऑल मशीनरी बाहर से आती है। ये पड़ेगी, ये यूएसबी पड़ी है चाइना की, हमारी अपनी नहीं है, मेड इन चाइना। ठीक है। मेडिसिन, 100% मेडिसिन हमारी बाहर से आती। मेरा ख्याल है कोई एक आध पैनाडॉल ही है गालिबन जो यहाँ बनती है, और कुछ दवाएं हमारी जो इतनी खूबसूरत बनती हैं कि उनके अंदर तो थोड़ा सा पहले वीडियोस भी आई थी कि जनाब वो दवा को थोड़ा अंदर तार निकल आई। तो उसके बाद से मुझे तो भाई वहम सा हो गया, मैं कहता हूँ भाई दवा को खाने से पहले उसको तोड़ के चेक कर लो, खुदा खासा अंदर कोई चीज़ तो नहीं है। तो ये हमारी क्वालिटी है। अच्छा, इसी के साथ साथ आप पूरी दुनिया में सफ़र करें सर, आपको मेड इन थाईलैंड पैनाडोल मिल जाएगी, मेड इन वियतनाम पैनाडोल मिलेगी, मेड इन इंडिया पैनाडोल मिलेगी, मेड इन यूएस पैनाडोल, दुनिया जहान की मेड इन रशिया पैनाडोल, आपको पाकिस्तान की मेड इन पैनाडोल कहीं नहीं मिलेगी। नो एक्सपोर्ट्स। तो हम पूरी तरह से इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं। अब इन्फ्लेशन बिकम्स हाई सेंसिटिव टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम पूरी तरह से इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, खुद कफील हम हैं नहीं। ऊपर से इंपोर्ट्स की जो बाहर से हम चीज़ें जो मंगा रहे हैं उसको हमें पेमेंट करनी है डॉलर में, डॉलर कहीं से आ नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्लियर हो रही है? ये बड़ी डिटेल के साथ बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में प्राइस स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पा रही, ये सारे रीजन है। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अ वीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लिमिट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अब बहुत वीक हो चुका है। यानी आप पता नहीं है कि नहीं, वो फुटबॉल हमारी बड़ी मशहूर है कि जी फुटबॉल जाती है पाकिस्तान में, और अब हम बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि बाबे लोगों को समझ नहीं आता कि यार ये आखिरी टाँका कैसे लगता है फुटबॉल के अंदर। बस ये पाकिस्तान की क्वालिटी है। लेकिन जब हम दुनिया में जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई वहाँ तो मेड इन चाइना, मेड इन रशिया, मेड इन ब्राज़ील और पता नहीं फ़िनलैंड और कहाँ-कहाँ की फुटबॉल दुनिया जान में अवेलेबल है। तो हम तो जब पाकिस्तान में तो हम यही समझते हैं कि हमारी ही फुटबॉल दुनिया में जाती है। नहीं भाई, वो तो वर्ल्ड कप में ले लेते हैं हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। सो इंडस्ट्रियल हमारी ग्रोथ वैसे ही नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत लिमिटेड है हमारा। विथ लो लोकल सप्लाई, पाकिस्तान फोर्स इम्पोर्ट, देखो हमारी सप्लाई भी पीछे से नहीं है, सप्लाई चेन हमारी डिस्टर्ब है, सड़कें हमारी प्रॉब्लम है। आए रोज़ हम सुनते हैं जी फलाँ सड़क बंद हो गई, फलाँ शाहराह बंद हो गई, पीछे से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। फिर हम सुनते हैं कि भाई हंगामे हो गए या कुछ हो गया तो भाई कंटेनर्स ज़ब्त होना शुरू हो गए, कंटेनर्स बंद हो, सप्लाई चेन फिर डिस्टर्ब हो गई। कंटेनर सड़कों पे लगने लगे, सप्लाई चेन फिर डिस्टर्ब हो गई। कंटेनरों के ऊपर चढ़ के जलसे होने लगे, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। ये सारी प्रॉब्लम, हड़तालें पहले हो जाती थी, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, हाईवे बंद हो गया, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। यार इतनी डिस्टर्ब सप्लाई चेन चल रही होगी तो कहाँ से इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, कहाँ से हम अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को ख़त्म कर सकेंगे, और कहाँ से हम प्राइस स्टेबिलिटी ला सकेंगे। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? समझ आ रही है? चलें आगे बढ़ते हैं जनाब। पॉलिटिकल एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी, ये भी बड़ा मसला है। फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अफेक्ट्स द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, यानी पॉलिटिक्स ये चल रही है कि भाई एक हुकूमत आई, उसके थोड़े से के बाद दूसरी हुकूमत, फिर वो गिर गई, वो नई हुकूमत जो है उसने अपनी नई पॉलिसी डाल दी, फिर उसके बाद अगली हुकूमत थोड़े दिन बाद आ गई, उसने नई पॉलिसी डाल दी, फिर अगली हुकूमत आ गई, उसने फिर अपनी नई पॉलिसी डाल दी। ठीक है। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो कौन इन्वेस्ट करेगा? जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी, कारखाने ही नहीं लगेंगे, इंडस्ट्रीज ही नहीं लगेंगी, इंडस्ट्रीज ही नहीं ग्रो करेंगी, जॉब कहाँ से पैदा होंगी? जॉब्स नहीं होंगी तो परचेजिंग पावर लोगों के हाथ में कहाँ से आएगी? परचेजिंग पावर नहीं होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ से होगी? क्लियर हो रही है बात? आईएमएफ रिसेंट कहता है एक्नॉलेज सम ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरीज, एम्फसाइज रिस्क पोज इन हाई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, पॉलिटिकल, उन्होंने कहा है आईएमएफ ने रिसेंटली कि भाई वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन आपके यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि वो मज़ीद आ सकता है। Businesses hesitate to invest in such unpredictable environment which will lead to reduce economic growth, मैंने आपको पहले ही बताया, increase inflationary pressure and slower the job creations, मैंने आपको पहले ही बताया। यानी देखो सऊदी अरब, गल्फ की कंट्रीज, यूएई, इनको गोल्डन बर्ड्स क्यों कहा जाता है? जो एक बादशाह साहब बैठे हुए हैं, एक पॉलिसी लेके बैठे हैं, वो
उनका बेटा भी आएगा वही पॉलिसी, उनका बेटा आएगा वही पॉलिसी, उनका बेटा आएगा वही पॉलिसी, थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं। पॉलिसी उनको पता है कि यार ऐसा नहीं होता कि अगर हमने पिछले बादशाह साहब यानी पिछला जो गवर्नमेंट थी उसके साथ अगर हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया, कोई बड़ा बिजनेस आता है, तो अगला आगे का ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं वो पिछला वाला गलत था, अब हम इसको कैंसिल कर नहीं, वो ये जरूर कह सकता है कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हम कर लेते हैं, थोड़ी दो चार एक चीजें हम डाल लेते हैं यार, हमारे बेनिफिट की भी आपके बेनिफिट की, क्योंकि वक्त चेंज हो गया, लोग बदल गए, रिक्वायरमेंट्स बदल गई। मेक सेंस, दुनिया जहान में कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज होते हैं, ठीक है, रिव्यूज होते हैं, उसके बाद उनको रिवाइज कर लिया जाता है, ठीक। लेकिन ये नहीं होता कि कोई इन्वेस्ट कर दे और उसके बाद पता चले कि नहीं जी ये वाला तो बिजनेस ही इलीगल है, ये तो अब हम बिजनेस को मानेंगे ही नहीं, ये तो बिजनेस जो है वो खत्म हो गया बस। जैसे सोलर का इशू हमने देखा, अब सोलर का कितना बड़ा प्रॉब्लम बन गया है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, इन्वेस्टर फिर इन्वेस्ट नहीं करता, जब वो इन्वेस्ट नहीं करता तो जॉब्स नहीं क्रिएट होती, जॉब्स नहीं क्रिएट होती तो बेरोजगारी बढ़ती है, क्राइम रेट बढ़ता है। अब अगली चीज़ है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पा रही प्राइस की, वो है एक्सटर्नल शॉक्स एंड ग्लोबल फैक्टर। अब सिर्फ इसमें पाकिस्तान अकेला ही बेचारा मजलूम नहीं है भाई, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा है, ग्लोबली भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। फ्लक्चुएशंस इन द ऑयल प्राइस, एनी इंक्रीज इन द ग्लोबल ऑयल प्राइस, क्योंकि पाकिस्तान अपना ऑयल तो निकालता नहीं, यहाँ पे हम तो ऑयल लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट में दो कंट्रीज ऑयल सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, सऊदी अरब और रशिया। अब अगर ऑयल वहां पे फ्लक्चुएट होता है, ऑयल वहां महंगा हो जाता है या कुछ इस तरह की चीज हो जाती है, तो सर क्या होगा, हमें महंगा ऑयल खरीदना पड़ेगा। अगर ऑयल वहाँ सस्ता हो जाता है, हम तब भी सस्ता नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपने एक्सपेंसेस पूरे करने हैं। हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी होती है कि वहाँ ऑयल अगर सस्ता हो तो हम यहाँ महंगा बेचें, ताकि हम बीच के गैप को अपने प्रॉफिट में लेके आ सकें, अपने मसलों को हम पूरा कर सकें। गवर्नमेंट की मजबूरी है जनाब, क्योंकि गवर्नमेंट का हाल ही है, तमाम गवर्नमेंट्स का हाल ही है, क्योंकि भाई हमारी एक्सटर्नल, हमारी इंपोर्ट्स तो है नहीं, टोटल एक्सपोर्ट पे, सॉरी हमारी एक्सपोर्ट्स तो है नहीं, हम टोटल इम्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। हायर ऑयल प्राइस लीड टू इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया, राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पहले भी बताया, और हाई फूड प्राइसेस पहले भी बताया। अब मसला है जियोपॉलिटिकल टेंशन का, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये आप अक्सर सुनते होंगे कि जनाब पाकिस्तान किस ग्रुप में खड़ा है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा है या पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, कौन से वाली दुनिया का जो ग्रुप है पाकिस्तान उसमें खड़ा। ये जो बड़े बड़े हाथी होते हैं ना, इनके बीच के अंदर घास पिस जाती है, ये बेचारे छोटी मोटी कंट्रीज जो हैं वो इसके अंदर रुलती रहती हैं कि हम किसका साथ दें। आप एक साइड का साथ देते हैं, वो साइड नाराज, पिछली दूसरी साइड नाराज हो जाती है, फिर आप इनका साथ देते हैं, वो वाली साइड नाराज हो जाती है। ये एक प्रॉब्लम कंट्रीज के साथ चलता है। दिस लीड्स टू हायर इंपोर्ट कॉस्ट एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इसकी वजह से हमारी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर हमने मिसाल के तौर पर एक एक ग्रुप में जाके शामिल हो गए, तो वो वालों ने कहा ओके ठीक है, हम आपको जो दे रहे अब हम नहीं दे रहे, अब हमारे अब जो थोड़े बहुत डॉलर आते वो भी बंद हो गए, ठीक है। IMF driven policy adjustments, Pakistan agreement with the IMF often requires subsidy cuts and tax, ये बहुत बड़ा मसला है। अब एक्सटर्नल शॉक है ना ये, यानी आपने IMF के साथ एग्रीमेंट किया, आपने IMF को कहा कि ठीक है जी हमें लोन दे दें, IMF ने कहा ठीक है जी हम लोन देते हैं, अब वापस कैसे करेंगे। आपने कहा यार ये तो पता नहीं हमें, आप बनाएं पॉलिसी। IMF कहता हूँ आपको पॉलिसी दे देते हैं, ये चीज़ें सारी निकाल दें, कट कर दें इनको। हम कहते हैं हाँ जी, आप ये सब्सिडीज दे रहे हैं, हटा दें, ये टैक्स लगा रहे हैं अपने अवाम के ऊपर, इतना इतना पैसा रिसीव हो जाएगा, हमारा पैसा हमारे पास आ जाएगा। अब ये एक्सटर्नल मसला है ना, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से प्राइस स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, ठीक है। चलें कंक्लूजन हम देख लेते हैं, हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, इसके बाद मैं कुछ सजेशंस भी दे दूंगा, ठीक है। कंक्लूजन हमारी ये है कि पाकिस्तान स्ट्रगल्स टू अचीव द प्राइस स्टेबिलिटी ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। हमने बिल्कुल देख लिया, हाई इन्फ्लेशन रेट इज ड्रिवन बाय द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। जो हाई इन्फ्लेशन रेट है इसके अंदर सप्लाई चेन जो डिस्ट्रप्शंस है इनका बहुत बड़ा किरदार है। एनर्जी प्राइस हाइक्स एंड करेंसी डिप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी। चलें अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ रिकमेंडेशंस क्या है। नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपके पास एक सवाल आ जाता है, देखो वो उसमें आपसे ये नहीं कहते, रिसर्च पेपर की बात नहीं कर रहा मैं, रिसर्च पेपर के अंदर तो आपको नंबर्स मेंशन करने पड़ते हैं, आपको सारे रिकॉर्ड देना पड़ता है, लेकिन अगर आप मास्टर्स के भी स्टूडेंट हैं, MA इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं आप, और आप B.Ed के स्टूडेंट्स और आपके पास बड़ा क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, तो उसमें आपसे ये पूछते हैं कि जी आप पाकिस्तान में प्राइस स्टेबिलिटी कैसे लाई जा सके, उसके रिकमेंडेशन लिखें। ये सारे रिकमेंडेशन आप लिख दें, इसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कशन बहुत होता है।
आप सारी हेडिंग्स लिख दें और डिस्कशन करते हैं। नंबर 1, एक मजबूत मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए जिसके अंदर गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को कम किया जाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, और इम्प्रूव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन एंड मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव हो। हमने अभी पीछे पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव क्यों है पाकिस्तान में, आप उसका रिवर्सल डाल लें कि ये अगर हम कर लें तो इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी। इसी तरह से इन्हांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाए मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के अंदर एंड फूड प्रोडक्शन को प्रोमोट किया जाए। इसकी वजह से हमारी सप्लाई चेन की साइड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी प्राइस स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। बूस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट, encourage local manufacturers to reduce the import dependency and provide incentive to domestic productions। इसका मतलब क्या है, यानी आप इंडस्ट्रियल आउटपुट को इंक्रीज करें, आप ये कहें कि भाई लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको बढ़ाया जाए ताकि हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम से कम हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर जो है, एक तो वो क्वालिटी को नहीं मीट कर पाता, दूसरा वो कॉस्ट को भी नहीं मीट कर पाता, और चाइना से जो प्रोडक्ट आ जाती है वो पाकिस्तान मेड से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है और पाकिस्तान मेड से कहीं ज़्यादा सस्ती होती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। मैंने गाड़ी ली थी, उसके अंदर ये जो रेडिएटर में ऑयल पानी डलता है ना, रेडिएटर का पानी, मेरी शुरू से आदत है कि मैं जब भी कभी कोई गाड़ी लेता हूँ, गाड़ियाँ अल्लाह ने बहुत सारी रखवाई हैं, चेंज करता रहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले यानी शुरू के जो मेरे काम है उसके अंदर मैं रेडिएटर का पानी सारा गिरा देता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों में एक ज़हन होता है कि जी वो नल से पानी डाल डाल के चलाते हैं, जिसकी वजह से पूरे रेडिएटर ख़राब हो जाता है, और रेडिएटर से गिराने के बाद रेडिएटर की सफाई वगैरह करवा लेते हैं। अगर रेडिएटर गंदा होता है तो उसको चेंज करवा लेते हैं। उसके बाद मैं उसमें हमेशा कंपनी से आया हुआ पानी डालता हूँ, या वो पानी डालता हूँ, ये वो पानी बड़ा डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो ख़राब नहीं करता चीज़ों को, ज़ंग नहीं लगाता। तो मैं जब पानी लेने के लिए गया तो मैंने कहा कि भाई ये कंपनी से आया हुआ पानी है? कहा हाँ जी। 2 पानी है जी, ये मेड इन पाकिस्तान है और ये मेड इन तुर्की है। गौर से सुनना, ये मेड इन पाकिस्तान पानी है रेडिएटर के लिए और ये मेड इन तुर्की है। मैंने कहा ओके, मेड इन तुर्की कितने का है? उसने कहा ये 1000 रुपए की बोतल है। मैंने कहा ठीक है। मेड इन पाकि मैंने सोचा मेड इन पाकिस्तान 600 का, मैंने मेड इन पाकिस्तान कह रहा है 1400 रुपए का। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा, मैंने कहा यार मेड इन तुर्की 1000 रुपए और मेड इन पाकिस्तान 1400। कह रहा है हाँ। कह रहा है भाई ये पाकिस्तान में बन रहा है, ये महंगा है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा भाई मेड इन तुर्की दे दो फिर मुझे। तुर्की वाला पानी लेके मैंने गाड़ी में डाल दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बेहतरीन चलती है। लेकिन सवाल ये है कि मेड इन पाकिस्तान पानी महंगा क्यों और मेड इन तुर्की सस्ता क्यों? वजह यह है कि जो डोमेस्टिक सप्लायर है वो इंटरनेशनल मार्केट की कॉस्ट को भी मीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी वजह उसकी तरफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी प्राइस को कम नहीं कर पाएगा, मार्केट के अंदर कम्पीट नहीं कर पाएगा अपने कॉम्पिटिटर के साथ। और जो बाहर बैठा हुआ कॉम्पिटिटर है वो तो सब्सिडीज़ पे काम कर रहा है, उसको तो 85 में बिजली की सब्सिडी मिली हुई है, दीगर सब्सिडीज़ मिली हुई है, उसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे ही बहुत कम है, और वो प्रोडक्ट लाके वो आप डंप कर देता है आपकी कंट्री में। अब हमारे यहाँ डंपिंग के ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस लगे हुए या नहीं लगे हुए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, इसके अलावा इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो इम्प्रूव कर सकती है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट रिफॉर्म एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके बाद है मैनेजिंग एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज, स्ट्रेंथनिंग द फॉरेन। अच्छा, इसका वजह क्या है कि जो एक्सटर्नली प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम उससे थोड़ा सा हट जाएं और अपने रिलेशनशिप कंट्रीज के साथ इतने अच्छे डेवलप कर लें जिसकी वजह से कि हमारी कंट्री पे किसी भी किस्म के एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस का शॉक बुरी तरह से ना पड़े। ये सारी मैंने आपको रिकमेंडेशंस बता दी। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो भी ये सारी सारी रिकमेंडेशंस आपके लिए परफेक्ट हैं। आप एडीसी के बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए परफेक्ट हैं। अगर आप इवन थीसिस लिख रहे हैं इकोनॉमिक्स में, सिर्फ इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल लीजिए कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और मैंने आपको बता दिया कि जो मैंने इस लेक्चर के अंदर ज़्यादातर रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे वो IMF की रिपोर्ट के थे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। आज का हमारा लेक्चर था कि व्हाई इज़ पाकिस्तान स्ट्रगलिंग टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी एज इट्स मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुँचा दीजिए। यकीन कीजिए हर देखने वाले का, सुनने वाले का बेइंतहा फ़ायदा होगा बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।